आज के इस व्लॉग के अंदर मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से बातचीत होगी। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों का रोल, इस पर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप पहले के प्रोग्रामों की तरह इस प्रोग्राम को भी तवज्जो से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैं अपनी कौम के सामने वो हक़ाइक़ बयान करता हूँ और वो मामलात रखता हूँ कि जिनकी वजह से मेरी कौम को मिसगाइड किया जाता है और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जाती है। तो आज का जो अहम प्रोग्राम है, वो जो अभी मामलात चल रहे हैं, जैसे कि एक चीज़, एक बात सामने आई, देखने में आई कि कुछ जजेस साहबान के घरों से कैमरे मिले और कुछ इस टाइप की बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर्मी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने सोशल मीडिया पर आईं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर जो है बात की जाए। तो इस हवाले से मैंने इस व्लॉग की ज़रूरत भी समझी कि ये एक बहुत अहम मौजू है कि मेरी कौम के अंदर ये एक इस तरह की हैजान की कैफियत पैदा की जा रही है कि कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, उसको डायरेक्ट आप आर्मी के सर थोप दें। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से मेरी कौम को जो है गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो मेरा मकसद जो है वो अपनी कौम के सामने वो हक़ाइक़ रखने हैं और वो बातें होती हैं कि जिससे इदारों के अपने काम हैं और सारे इदारे अपने दायरे कार में रहते हुए काम करते हैं। तो जितने भी दिफाई इदारे हों या पार्लियामेंट हो या अदलिया हो, सबका अपना एक रोल है और वो जो रोल है वो मुल्क की बका के लिए होता है। तो इस हवाले से बातचीत करनी है। तो मैं आपके नॉलेज में ये बात भी देना चाह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जो सबसे मज़बूत इदारा है वो पार्लियामेंट है, जमहूरियत का इदारा। जमहूरी सिस्टम जब 1973 का आइन पास हुआ और पार्लियामेंट को एक बहुत मजबूत पोजीशन मिली, उस हवाले से पार्लियामेंट का मुल्क के अंदर एक बड़ा मजबूत रोल है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारी पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है, जितने हमारे सियासतदान हैं उन्होंने उसको बारहा बार पामाल किया। स्पीकर साहब जब बैठे होते हैं उनकी बात सुनने के लिए, तो स्पीकर साहब और पार्लियामेंट का कोई एहतराम नहीं करते और वहाँ पर सरेआम स्मोकिंग हो रही होती है, गाली गलोच हो रही होती है और बहुत सारे मामलात ऐसे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क दुनिया के अंदर बदनामी का बाइस बनता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अदलिया की तरफ। तो अदलिया मुल्क का एक ऐसा अहम सतून है जिसको हमेशा मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। मुतनाज़ा बना और इतना बना कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के साहब के दौर के अंदर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद फिर पीटीआई का दौर आया, तो पीटीआई के दौर में भी वो चीज़ें कि कई फ़ैसले इस हिसाब के हुए कि जो उनकी सोच के ख़िलाफ़ थे। पीटीआई के जो सरबराह हैं उनकी सोच के या उनके कारकुनों की। तो उसके बाद भी अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की बहुत उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या दिफाई इदारे हैं या एक्चुअली जितने भी आपके मुल्क के वो निज़ाम, जो वो सिस्टम जिसको लेके हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न होता है, उसको हमेशा से मुतनाज़ा बनाया गया, उसको हमेशा से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। तो ये सारी बातें और ये सारे हक़ाइक़ और ये सारे मामलात हैं कि जिनकी वजह से परेशानियां हमेशा से बनी और इस मुल्क की आवाम के ऊपर उसके जो है मनफी असरात पैदा हुए। तो हमारे मुल्क के जो इदारे हैं और इदारों के अंदर बैठे हुए जो उनके सरबराहान हैं, उनकी
बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो असल हकाइक हैं, जिनकी वजह से कौम के अंदर हिजान की कैफियत पैदा होती है, जिसकी वजह से कौम डिवाइड होती है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर मुल्क को बदनाम करने की साजिशें होती हैं, अब ऐसे भी बहुत सारे मामलात देखने को मिले और कि पाकिस्तानी नौजवानों के नाम पर गैर मुल्क के अंदर आईडीज़ बनाई जा रही हैं और उन आईडीज़ को ऑपरेट किया जा रहा है और उनको ऑपरेट करने वाले जो हैं वो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और उसके बाद उनके सहूलतकार, उनके आलहकार पाकिस्तान के अंदर आवाम में से वो लोग हैं जो ना तो सियासत की समझ बूझ रखते हैं, ना उनको अदलिया के रोल के बारे में पता है, ना उनको एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता है, ना उनको मुल्क के दिफाई इदारों के बारे में पता है। बस जो भी बात होती है उसे उठाया और आर्मी के सर थोप दिया। और आर्मी का एक वो इदारा है कि ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर फर्स्ट टाइम ISI और ISPR के जो है वहाँ पर आकर ISPR के सरबराह और उसके बाद ISI के सरबराह उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जबकि ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फ़िक्रिया था। क्यों कि ऐसे हालात और ऐसे मामलात कर दिए गए कि कौम को इतना डिवाइड कर दिया गया कि कौम के मामलात जो है वो इस नहज पर पहुंच गए कि इन इदारों को सामने आना पड़ा। ये कोई आम इदारे नहीं हैं, ये हमारे माया नाज इदारे हैं जिनसे दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान की टांगें कांपती हों। पाकिस्तान के अंदर उन इदारों को इतना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये वो मामलात हैं जिसके लिए दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान ने अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। आप देख लें कि आपके सामने सब हालात हैं कि अरब ममालिक दौलत में कितना उनके पास कितनी दौलत है, बेशुमार दौलत है, लेकिन दिफाई एतबार से वो कितने कमज़ोर हैं। और हमारा मुल्क एक पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो मुआशी एतबार से कमज़ोर और दिफाई एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर से, और इसके अंदर गुमराह हो रही है यहाँ की आवाम और मेरी कौम के वो ख़ास कर वो नौजवान जिनको मुल्क के अभी तूल व अर्ज़ के बारे में भी मालूमात नहीं है। और मैं माज़रत के साथ उन अपने नौजवानों से बात कर रहा हूँ कि मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आप यूथ मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं और आप इस टाइम मुख्तलिफ़ धड़ों के अंदर, मजहबी धड़ों में, आप सियासी धड़ों में आप तकसीम हो चुके हैं और वो लोग जो है वो आपसे जो भी बात आप उसे मनवाना चाहते हैं आप उसकी तहकीक किए बग़ैर उस पर मनो ऐन अमल कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए और कौम के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। तो आप खुदारा तारीख़ देखें, मामलात देखें। एक ही बात आपके समझने के लिए बहुत अहम है कि मुल्क के अंदर सिवाय इस टाइम हमारे डिफेंस हमारे दिफाई मामलात के अलावा मुल्क का कौन सा इदारा जो है वो मजबूत है। तो ये सब आर्मी के हाथ में है और आर्मी वाहिद वो इदारा होता है कि जिसके सोल्जर्स जब भी हलफ लेकर आते हैं तो वो रियासत के लिए, पाक धरती के लिए हलफ होता है उनका। तो एक सिवाय आर्मी के आपको कौन से इदारे में डिसिप्लिन नज़र आता है या वो मुल्क को मजबूत करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है जब भी, तो जिसको देखें वो एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ आर्मी को ही तनकीद करता है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों का एक मजमुआ है, मुख्तलिफ़ इदारों के बहुत अहम लोगों की के सिस्टम के साथ एक मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क के निज़ाम को देखने के लिए एक ये है सिस्टम है। तो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़
डायरेक्ट सिर्फ आर्मी पर थोपना ये भी गलत है। और आर्मी के हवाले से जो है उनका मुल्क के दिफा के साथ ताल्लुक़ है। जब वो मुल्क के दिफा के अंदर देखेंगे कि कोई भी इदारा अपने दायरे कार से बाहर निकल रहा है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो कोई, या वो कोई भी सियासतदान के साथ साथ कोई भी अदलिया का मुअज़्ज़िज़ जज हो, या कोई किसी और इदारे का कोई भी मुलाजिम हो, चाहे कि वो पाक आर्मी का अपना भी मुलाजिम हो, आपके सामने कितने ब्रिगेडियर्स, कितने कर्नल्स जिनको सज़ाए मौत दी गई, कोर्ट मार्शल्स हुए उनके, तो वो क्यों हुए? वो इसीलिए हुए कि मुल्क उनके लिए अहम होता है। आर्मी के लिए, आर्मी के जवानों के लिए, इंटेलिजेंस के जवानों के लिए ये मुल्क अहम है और मुल्क का दिफा अहम है। तो आप देखें कि इतने डिसिप्लिन और इतने मामलात के अंदर और इतने एक प्रोटोकॉल के अंदर भी अगर कोई किसी भी वजह से बिक सकता है और उसका बाद में कोर्ट मार्शल होता है ब्रिगेडियर रैंक के और उसको सज़ाए मौत होती है और उस पर अमल दरामद भी होता है, तो आप ये देखें वो फ़ौजी अदालतों ने किया, वो सब हुआ। लेकिन इस तरह के कई केसेस आपको हमारी मुअज़्ज़िज़ में माज़रत के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहबान को, जस्टिस साहबान को नागवार भी गुजरेगा, तो मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए कि उनके पास इतने केसेस पेंडिंग हैं कि जिनके फ़ैसले होना आवाम की नस्लें ख़त्म हो गई कि दादा ने जो केस किया था वो चलते चलते पड़पोतों तक पहुंच गया है, लेकिन वो केसों के फैसले नहीं हुए। कई लोग ऐसे हैं जो सज़ाए मौत जिनको हो चुकी है, फिर उनमें चेंज और बहुत कुछ। तो हमारा वो वाहिद निज़ाम में अदलिया का जिसकी मिसाल दुनिया में किसी और अदालत में नहीं ली जाती। क्यों नहीं ली जाती? उसकी वजह यह है कि वो हमारे फ़ैसलों से मुतमीन नहीं है। तो मेरी मुअज़्ज़िज़ जज साहबान से भी गुजारिश है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप अपने इदारे को उसी असूल पर जिसके लिए आप हलफ उठाते हैं, मुल्क को मजबूत करने के लिए और बग़ैर दबाव और प्रेशर में आए आपको फ़ैसले करने हैं, तो आप उसी हिसाब पर चलें। पार्लियामेंटेरियन जो हैं, आप आते हैं, आप वादा करते हैं, आप हलफ उठाते हैं, आवाम से किए हुए वादे इलेक्शन में आने से पहले आपको वो देखने चाहिए। अभी KPK में PTI की हुकूमत है, तो आप वहाँ वर्क करें, आप दिखाएं आवाम को डिलीवर करके। और अभी आप जो है फिर वही सियासत इंतशार की रैलियाँ और ये मामलात वो मामलात, तो आप अदलिया पर भरोसा रखें। ट्रायल हो रहा है, आप मुल्क में इंतशार क्यों फैला रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। आप बैठें, आपके चेयरमैन, साबका चेयरमैन और बानी PTI इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है, उनको अदालतें देख रही हैं उनके मैटर। आप अदलिया पर भरोसा करें, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। उसके बाद जो है आपको दिफाई इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और सेकंड आ जाते हैं हम पार्लियामेंटेरियन की तरफ के, आप जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM, आपने बहुत सारे वादे किए हैं इलेक्शन में आने से पहले, जीतने से पहले। आप उन पर तवज्जो दें, आप आवाम को डिलीवर करें। महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर मामलात को देखें, एजुकेशन का निज़ाम बर्बाद हो चुका है उसको देखें, आप हेल्थ के प्रोग्राम को देखें, आप मुल्क का जो सनती मामलात हैं वो तबाह बर्बाद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बर्बाद हो चुकी है, आप उसको देखें। आप IMF और दीगर जगहों से इज्तनाब करें, कोशिश करें कर्ज़े नहीं लें, और आप अपने एक्सपेंसेस और अपने दीगर मुआरात को भी थोड़ा कम करें और उस हवाले से आप सोचें और वो मामलात देखें, ना कि आप जो है ये 5 साल का पीरियड अल्लाह ताला पूरा करवाए आपका, आप इसके अंदर जो है चलते चलते फिर वही बातें कि उससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, वो मामलात नहीं हुए, ये नहीं हुए, एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालते हुए आप भी फिर साइड हो जाएं और आवाम कहाँ खड़ी होगी। तो मेरी कौम को भी चाहिए कि अब ये लास्ट मौका है। आप दीगर मामलात में, ये बहुत आसान बात होती है कि जब कोई पॉलिटिशियन या कोई और इदारा
जब अपना काम नहीं कर सकता और वो देखता है कि मैं अब आवाम में कैसे जाऊं और आवाम मुझसे सवाल पूछेगी, तो बस एक ही बात है, उनके हाथ आए हुए कि वो आर्मी के ऊपर बात रख देते हैं कि जी इदारे आर्मी ने यूं कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया। वो उनका सब्र है। फर्स्ट टाइम भी कहा गया था कि मुल्क के उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई हम मुल्क के दिफा में किसी को रियायत नहीं करेंगे, उसके बाद आप किस तरह मुल्क चलाते हैं आपका मसला है। तो लेकिन आज वो वाहिद हैं कि किसी भी सियासतदान से कोई भी कंट्री काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके लिए भी ज़मानत मांगते हैं कि हमें GHQ ज़मानत दें। CPEC का एक आपका प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर सैकड़ों नौजवानों की शहादतें हो चुकी हैं। कभी आर्मी ने तो कौम को नहीं जतलाया कि देखें हमारी ये शहादत हो गई, वो शहादत, दिन ब दिन शहादतें हो रही हैं। और वो तो अल्लाह की रज़ा समझ के शहीद होते हैं। वो तो आते शहीद होने के लिए, इस मुल्क के लिए, इस ज़मीन के लिए। और यहाँ भुट्टो साहब शहीद हो गए, आज तक कौम सुन रही है भुट्टो साहब शहीद हो गए, बेनज़ीर साहबा शहीद हो गई जी। और फिर इन दो कौमों, ये इस दो पार्टियों के तो शहीद सामने हैं। दीगर अभी सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर किसी को कुछ हो गया तो वो भी शहादत। ओ भाई ये शहादतें तो थी, यहाँ तो जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं। जवान तो कोई एक ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें जवानों को शहीद नहीं किया जा रहा। जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो क्या करें? इसका ये मकसद है कि वो सियासी तर्ज के बयान देना शुरू कर लें? नहीं, वो यही फ़र्क है सियासतदान में और सोल्जर में और बाकी इदारों में। यही फ़र्क है कि पाक आर्मी का या पुलिस का या रेंजर का कोई जवान शहीद होता है, वो वतन के ऊपर शहीद होता है, वो नहीं एहसान जताता कौम को। और बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि जी वो शहीद हो गया तो उसे टैक्स, हमारे टैक्स के पैसों से उसको तनख्वाह मिलती थी। तो क्या भाई आपके सियासतदान जो हैं वो पैसा नहीं लेते? वो तो सोल्जर से कई गुना ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो मेरी आवाम से भी, अपनी कौम से यही रिक्वेस्ट है कि आप हक़ाइक़ को समझ कर जिएँ और जो हक़ाइक़ है उनको समझें। आपको बहुत ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे मुल्क और इस कौम के लिए और आने वाली हमारी नस्लों के लिए नुकसान का बाइस हो सकता है। खुदारा अपने मामलात को देखे। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी इज़्ज़तें, हमारे घर, हमारा कारोबार सब महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए और हमें हिदायत नसीब फरमाए। और मेरी कौम को अल्लाह तबारक व तआला सच समझने और देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।